नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है, ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में हिंदी दिवस पर मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। इससे कई छात्र छात्राएं असमंजस में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के सुझाव के आधार पर ही हिंदी में सिलेबस तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई कराने को लेकर जोर दे रही है और विश्वास सारंग ने कहा है कि हिंदी में छात्रों की पढ़ाई करने में आसानी होगी। आज चर्चा इसी मसले को लेकर के करेंगे कि हिंदी में पढ़ाई कराना मेडिकल छात्रों के लिए कैसा निर्णय है और इसके तहत बाकी अहम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें इससे आ सकती है, परेशानियां क्या हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है। तो बधाई। हम ऐसा जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें और उसके लिए हम जल्द से जल्द एक कमेटी बना रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो हिंदी में भी हम बनाएं और आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हम चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में। तो आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने के फैसले पर मेडिकल छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा है। एक बहुत ही अहम कदम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है उन स्टूडेंट के लिए जो कि हमारे साथ बैठते हैं, हिंदी मीडियम से भी है, इंग्लिश मीडियम से भी है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते उस चीज के लिए। वो सोचते हैं कि हम इनके बीच में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो हमारी इमेज डाउन होगी या हमारा अच्छा असर नहीं पड़ेगा उन पर, तो हम पे हंसेंगे। तो ये बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया हमारे गवर्नमेंट की साइड से। तो उन स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हाँ, कि हम भी आप लोगों से पीछे नहीं है, हम भी आपसे कदम से कदम मिला। तो मेडिकल की पढ़ाई को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि इससे पहले मेडिकल छात्र छात्राओं की या मेडिकल स्पेशलिस्ट की राय कितनी ली गई है या नहीं ली गई है वो नहीं पता है मुझे, लेकिन ये बड़ा फैसला सरकार का माना जा रहा है कि आखिरकार अब मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी में भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार जो बाकी पाठ्य पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी में ही रहेंगी या उनका हिंदी ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। अगर करवाया जाएगा तो कितने वक्त में करवाया जाएगा और कैसे छात्रों तक पहुंचाई जाएंगी। जब यहाँ का छात्र बाहर जाएगा तो वहां का पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होगा। यहाँ के छात्र को जो परेशानी आ सकती है, सरकार उसके साथ कैसे खड़ी होंगी। क्या मेडिकल कॉलेजेस में व्यवस्थाएं भी सुधारेंगी सरकार, जहां पर कई जगह पर छात्रों के हॉस्टल्स की व्यवस्था नहीं है, कई जगह पर कई टीचर्स नहीं है और इस तरह की दिक्कतें सूबे में हमेशा हर साल और पिछले सालों साल से बनी हुई है। क्या सरकार इस बात को लेकर के भी ध्यान दे रही है कि मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाएं, वहां पर टीचर्स की व्यवस्था हो, छात्रों के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जा सके, या फिर सरकार मेडिकल पढ़ाई में सिर्फ पाठ्यक्रम में बदलाव करके ही वाई लूटने की कोशिश कर रही है। छात्रों पर आखिरकार क्या इंपैक्ट होगा, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा दूं। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ उमेश शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उमेश जी, आप ये हमें ये समझाइए, जो सारंग जी ने कहा है, चिकित्सा मंत्री शिक्षा मंत्री का बयान है, हिंदी में भी शुरुआत की जाएगी या पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में होगा? अंग्रेजी वाला चलता रहेगा, उसके साथ वैकल्पिक तौर पर जो छात्र हिंदी पढ़ना चाहेंगे उनके लिए आप हिंदी में चलाने जा रहे हैं या फिर पूरे पाठ्यक्रम को अंग्रेजी से हिंदी करने जा रहे हैं, समझाइए। मुझे लग रहा है कि विश्वास सारंग जी के बयान पर जो अभी आपने चैनल पर चलाया है जी, उसी में आपके इस प्रश्न का उत्तर निहित है। विश्वास सारंग जी ने कहा है कि हिंदी में भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदी में ही, हिंदी में भी। और जब ये भी शब्द ही की जगह उपयोग करा जाता है तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा इस बात का संकेत होता है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और वैकल्पिक व्यवस्था इस स्वरूप में है कि जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनको हिंदी माध्यम से अध्ययन अध्यापन की सुविधा प्रदान करी जाएगी। जो आंग्ल भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते रहे हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को उन्हीं माध्यम से पढ़ना है। एक तो ये बात। दूसरा, 2-3 गंभीर विषय जो आपने उठाए हैं, क्या पाठ्यक्रमों का भी हिंदी भाषा में अनुवादित करा जाएगा?
निश्चित रूप से अगर कोई विद्यार्थी हिंदी भाषी होगा तो मुझे लग रहा है कि जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं को भी अलग अलग बांटा जाएगा। आ जाऊंगा उमेश जी, उस पर आ जाऊंगा। बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि जैसे हमारे स्टेट का विद्यार्थी अगर बाहर जाएगा हिंदी वाला, तो वहां तो सब जगह अंग्रेजी में, तो एक समस्या तो आएगी, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। थोड़ी सी एक प्रतिक्रिया में ले लूं, और ये समझना इसलिए जरूरी था कि देखिए छात्रों के भविष्य को लेकर के फैसला होता है। यहाँ पर जो है रामचरितमानस वैकल्पिक तौर पर बीए में भी आपकी सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसको भी लगाएंगे वैकल्पिक तौर पर, जो छात्र पढ़ना चाहे वो पढ़ लें, लेकिन सब पे कोई नहीं है, ये साफ हो जाना जरूरी है। मैं वापस आता हूं, लेकिन डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब मेडिकल छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक तौर पर हिंदी पाठ्यक्रम भी होगा। जो छात्र हिंदी पढ़ना चाहेंगे उनके लिए हिंदी में भी व्यवस्था की जाएगी। जी देखिए हेमंत जी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है वो स्वागत है, पर सवाल उठता है कि किस विषय को लेके, हिंदी को लेके। अमीनुल खान साहब जी, आज अगर आप चिकित्सा शिक्षा में हिंदी के विषय की बात करें। खान साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही है। हेमंत जी आपको जी बोलिए। मेरा कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी को लेके अगर किसी चीज को लेके आगे बढ़ा जाता है, हिंदी को बढ़ाने का काम किया जाता है, वो स्वागत योग्य है। पर किस प्रसंग में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर चिकित्सा शिक्षा में किया जाता है तो इसका कितना काम आ पाएगा? जो डॉक्टर बन के निकलेंगे वो आगे चल के किस तरह से काम कर पाएंगे? क्या उन्हें WHO एफिलिएटेड करेगा? WHO के क्या नियम है? जितनी एसोसिएशन है, सारी अमेरिकन एसोसिएशन है, वो उनके साथ में रिसर्च कैसे कर पाएंगे? किस तरह से वो रिसर्च अगर आगे नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे होगी? ये सब चीजें बहुत अधर में लटकने वाली बात है। दूसरी बात, विश्वास सारंग जी हमेशा बेतुके बयानों के लिए कुख्यात बोल रहे हैं या विख्यात बोल रहे हैं। पहले उन्होंने नेहरू जी को लेके बात कही, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी में कैसे भी जो आज जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे ध्यान किस तरह से भटकाया जाए, ये उसी में से है। अगर आप हिंदी को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, जिसमें 72 जो हमारे विषय रहते हैं, जिसमें 72 तरह के पूरे विषय हैं, उसमें हमारे पास 29 प्रोफेसर है और वो भी आधे से ज्यादा समय आते नहीं है। आप वो विश्वविद्यालय को लेकर तो आपकी मानसिकता सुदृढ़ नहीं रखते, उसको बढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? सिर्फ आप बयान देने का काम तो करते हैं, उसको धरातल पे लाने का काम क्यों नहीं करते? सीधा सवाल है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इस पर आ जाते हैं, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं ना अमीनुल खान साहब। आपको पूरी हिंदी की बात निकली है जो हमारी राष्ट्रभाषा है, बात करते हैं, या फिर आप मानते हैं कि अच्छा फैसला नहीं है? देखिए साहब, हिंदी को बढ़ाने का कोई भी काम होगा वो स्वागत योग्य है, पर वो धरातल पे कितना है? अगर मुझे लगता है विश्वास सारंग जी को ये ज्ञान नहीं है तो आज भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा साहब, जब 2018 में ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने मेडिकल कोर्सेज में हिंदी को लाने की बात कही थी, जिसको MCI ने उस पर पूरी तरह से ठुकरा दिया था। हमारे यहाँ हिंदी साहब, मेरा सवाल तो स्पेसिफिक है, इतना ही है अभी कि आखिरकार इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये अच्छा फैसला है या खराब फैसला है? अब बाकी दूसरी बातों पर जाने के लिए मैं वापस आता हूं, लेकिन आपने जो जरूरी सवाल उठाए हैं कि जो सुबह का एक विद्यार्थी, जो मैं भी कह रहा था, उनकी शंकाओं के लिए हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी बताइए, जवाब दीजिए जो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वही प्रश्न मुझे लग रहा है कि दोहराए हैं अमीनुल साहब ने, कि जिन प्रश्नों को प्रारंभ में आपने उठाया था जी। तो विश्वास सारंग जी ने भी कहा है कि हिंदी के अंदर भी वैकल्पिक रूप से पढ़ाया जाएगा। अब अगर कोई विद्यार्थी हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो इसका तात्पर्य ये जरा सा भी नहीं है कि उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है या अंग्रेजी माध्यम में वो निष्णात नहीं है, क्योंकि कोई भी बालक है वो BSc के बाद MBBS करने जाएगा या चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई करने जाएगा तो वो अंग्रेजी में पूरी तरह दक्ष होगा। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ये तो पहले से ही होता आ रहा है उमेश जी, ये तो हमारी एजुकेशन में पहले से ही को लैंग्वेज चल रही है बराबर। जो जितने भी शिक्षक हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही बोलते हैं। या हिंदी के लिए अगर आप अलग से शिक्षक बनाएंगे, टीचर्स लेकर के आएंगे, तब आप बताइए। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, नहीं आप बताइए ना, उसमें फिर बदलाव की आप कह रहे हैं, वो जरूरत कहाँ है? वो तो पहले से ही जिनको छात्रों को अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है, टीचर्स मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी में समझाते हैं, लेकिन आप फंगल इन्फेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं उमेश जी, भैया हेमंत उमेश जी, फंगल इन्फेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे?
और बहुत सारी शब्दावली है मेडिकल की मेरे पास जो आज आपसे पूछने वाला हूँ। जब हेमंत जी कोई प्रयोग करा जाएगा तो उसके शब्दार्थों को भी निकाला जाएगा, उसके समानार्थी शब्द भी निकाले जाएंगे, उसके पर्यायवाची शब्द भी निकाले जाएंगे। इतना अगर मेडिकल की, सुनिए सर, उमेश जी आप निर्धारित करके बात करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी। ये भाई भतीजावाद है। किसी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप पर सवाल करना भाई भतीजावाद हो जाता है आपसे। आप जवाब नहीं दे पा रहे तो भाई भतीजावाद आपके लिए। मैं कह रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे आप नहीं बता पा रहे तो भाई भतीजावाद हो गया आपके लिए। मेरे सवालों का जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं है। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं पूछा हूँ आप फिर आरोप कैसे लगा रहे हैं इस तरह के? सवाल ही तो पूछा है मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। सवाल पूछना मेरा अधिकार है सर। उमेश शर्मा जी तो आपकी कठिनाई ये है कि आप थोड़ा आप सवालों का जवाब ही नहीं देना। आपको अगर सवाल का जवाब ही नहीं देना, आप क्यों है? हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? सुनिए ना, सुनिए सर, उमेश जी शांत होइए। हम इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हम कर पाए। विनयशील व्यक्ति हूँ, हमेशा शांत रहता हूँ सर। हेमंत जी मैं तो बहुत विनयशील व्यक्ति हूँ और हमेशा शांत रहता हूँ सर। हाँ, मेरा निवेदन ये है हेमंत जी, हम निष्कर्ष नहीं करें। अगर कोई नवाचार करा जा रहा है, कोई प्रयोग करा जा रहा है तो उसकी जो प्रारंभिक कठिनाई आएंगी, आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन है, अब उसको फंगल इन्फेक्शन को आप क्या करेंगे तो उसके बारे में भी। तो चलिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। विश्वास सारंग जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विश्वास सारंग जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सवाल सीधा सीधा आपकी तरफ से ऐलान किया गया, क्या कोई टाइमलाइन इसकी डिसाइड की गई है सारंग साहब आपकी तरफ से कि कब तक ये हो जाएगा और कैसे किया जाएगा? जी थोड़ा समय लगेगा। सारंग साहब मैं माफी चाहूंगा लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इश्यू है। आप मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं? तो चलिए, विश्वास सारंग की आवाज साफ नहीं आ रही है और नेटवर्क का इश्यू है और शायद वे कहीं चल रहे हैं और इस दौरान मोबाइल पर ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, उमेश शर्मा जी। सारंग साहब को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नेटवर्क की वजह से वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए। मेरा सवाल सीधा सीधा देखिए कि सुनिए, बता देता हूँ। विश्वास जी ने ये कहा है कि हम एक व्यवस्था देने जा रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आवश्यक वार्ताएं होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, उनको ठीक करा जाएगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा पर उन व्यवस्थाओं का निर्माण करा जाएगा, उन शब्दावलियों को भी करा जाएगा, समानार्थी भी लाएंगे, पर्यायवाची भी लाएंगे, जहाँ आवश्यक होगा तो विरुद्धार्थी भी करेंगे। पर केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल ये कह रहे कि हिंदी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदी में भी, माध्यम में भी पढ़ाई जाएगी। यही बात वो कहना चाह रहे हैं, समझिए। हाँ, वो आपकी बात समझ रहा हूँ उमेश जी। और देखिए, नवाचार होते रहने चाहिए उमेश जी, नवाचारों का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि चेंजेस जो है वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन जरूरी है। मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, ये हर चीज का स्वागत होना चाहिए लेकिन सवाल देखिए कि कैसे कर पाएंगे। आज हमारा जो मेडिकल स्ट्रक्चर है सूबे का, मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं लेकिन सीधा सा सवाल मैं उस पर पूरा डीपली नहीं जाना चाहता। आज जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोफेसर्स की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, हमारे पास महाविद्यालयों में काफी सारी कमी है जो आप जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम वो कब तक देखेंगे और क्या कोई टाइमलाइन है जब तक आप ये बता सके हमारे दर्शकों को कि तब तक आप ये पूरा खाका तैयार कर लेंगे कमेटी के जरिए और फिर लागू हो जाएगा? जी अभी तो देखिए, ये प्रारंभिक बात करिए आज विश्वास जी ने, और चूंकि प्रसंग बस करिए। आज चूंकि हिंदी भाषा का दिवस था, हिंदी दिवस था, तो हिंदी दिवस पर उन्होंने एक अपना प्रारंभिक प्राकथन करा है और उस प्रारंभिक प्राकथन में उन्होंने ये भी स्पष्ट करा है कि इस विषय को लेकर हम एक कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी अपने सुझाव देगी, आपके जैसे सुविज्ञ लोगों के भी सुझाव लिए जाएंगे और ऐसे सारे लोगों को सुझाव लेकर एक प्रारूप तैयार करा जाएगा कि ये जो हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाएगा इसका स्वरूप किस प्रकार का होगा। जिन कठिनाइयों से आपने अवगत कराया है उस तरह की कठिनाइयां भी मुझे लग रहा है कि सामने उस कमेटी की आएगी। कमेटी उन कठिनाइयों के बारे में भी बात करेगी, उन समस्याओं के समाधान के बारे में भी बात करेगी
और जब व्यापक रूप से विचार विमर्श तय हो जाएगा फिर वो कमेटी एक प्रारूप एक मसौदा रखेगी। और मुझे लगता है कि विश्वास सारंग जो है वो बहुत अनुभवी मंत्री है और उनका जो है राष्ट्र प्रेम भी असंदिग्ध है और वो स्वयं विद्यार्थी रहे और बहुत मेधावी विद्यार्थी रहे। तो जब कमेटी के निष्कर्ष मंत्री के रूप में उनके पास लाए जाएंगे तो अपने स्तर पर भी वो उसका विश्लेषण करेंगे, अपने स्तर पर सूरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। सूरी साहब जी बोलिए, जो आपने सुना कि कैसे लागू किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के, सूरी जी बोलिए। हेमंत जी, दो विषय है। हाँ, चिकित्सा शिक्षा में हिंदी को लाने का कारण क्या हिंदी भाषा को बढ़ाना है या हिंदी माध्यम से निकले जो छात्र डॉक्टर बनने आते हैं उनकी तकलीफों को दूर करना है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस विषय को स्पष्ट करें। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, एमसीआई से कहाँ परमिशन है? बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन से क्या बदलाव कर सकते हैं? जब 2018 में 2 बार एमसीआई रिजेक्ट कर चुका है तो ये मनमन भाई मुंडिया हिलाए वाली कहावत क्यों चल रही है? इससे अच्छी बात ये होती कि विश्वास सारंग जी ये कहते कि जो भी डॉक्टर मध्य प्रदेश में उपचार कर रहे हैं, हमारे दूर दराज गांव के लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें अपना प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में लिखना पड़ेगा, जिससे जो उन्हें बीमारी हो रही है वो घर परिवार के लोग भी समझें और हिंदी का डॉक्टरों के बीच में भी प्रसार होगा और जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, आम जीवन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आसानी होती। कुछ भी बातें कर देते हैं। आप एमसीआई में कैसे बदलाव कर देंगे? कल मध्य प्रदेश बोलेगा हम हिंदी में पढ़ाएंगे, तमिलनाडु बोलेगा हम तमिल में पढ़ाएंगे, कर्नाटक बोलेगा हम कन्नड़ में पढ़ाएंगे। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सिर्फ पैर की बातें कर रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं। जी जवाब दीजिए उमेश जी। सर, कठिनाई ये है कि जब पहली बार प्रयास शुरू करा जाता है तो कोई प्रस्ताव आप रखते हैं तो शुरुआत में ये होता है कि आपका उपहास करा जाता है, बाद में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, अंत में उसकी आलोचना होती है और धीरे धीरे उसको स्वीकार करा जाता है। जब भी कोई नई बात आती है, जब भी कोई नया प्रयोग आता है, जब भी कुछ नवाचार होता है तो इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और इसमें क्या कठिनाई है? देखिए निश्चित तौर पर उमेश जी निश्चित तौर पर ये काफी कठिनाई भरा होगा ये कह पाना कि देखिए हमारे जो अभी मौजूदा शिक्षक हैं, टीचर्स जो है मेडिकल के डॉक्टर्स, उन्होंने भी अंग्रेजी में पढ़ाई की है, वो भी जो ऐसे शब्दावली हैं उनको अंग्रेजी में ही बताते हैं अपने छात्रों तक, और एक पूरा देश का मेडिकल खाका है वो पूरा इंग्लिश में ही है। तो ऐसे में एक चुनौती तो है आपके सामने। और देखिए नवाचार भी करते रहना चाहिए। मैं सरकार की इस पहल की दाद देता हूं कि कम से कम आप पहल कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जिनको समस्याएं आती है, लेकिन आपके सरकार के सामने बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो यह कि क्या आप इसके लिए अलग से टीचर्स की नियुक्ति करेंगे? दूसरी समस्या, इतना बड़ा सिलेबस है, उनको आप हिंदी में, कई चीजें तो ऐसी हैं जिनको अब कोरोना को आप हिंदी में क्या कहेंगे? वैक्सीन को आप ठीक है हम दवाई कह देंगे, लेकिन कोरोना जो बीमारी का नाम है वो बीमारी का नाम तो अंग्रेजी में ही है ना सर। तो ऐसी चीजें हैं टेक्निकल जिनके लिए आपको फोकस करने की जरूरत है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ जी। हेमंत जी, मुझे लग रहा है कि जो आपने सवाल पूछा ये सवाल वाजिब सवाल है, इस सवाल से कोई असहमति नहीं है। ये सवाल आपने पहले भी पूछा था और मैंने इसका पहले भी विनयशीलता के साथ उत्तर दिया था कि सरकार के सामने कोई बात आई है, अगर विश्वास सारंग जी जैसे गंभीर और जिम्मेदार मंत्री ने अगर कोई बात कही है तो वो हवा में बात करने वाले नेताओं में से नहीं है। उन्होंने बहुत गंभीरता और संजीदगी से इस पर विचार करा होगा और उन्होंने बहुत अच्छी बात इसके साथ जोड़ी है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। ये जितनी व्यवहारिक कठिनाइयां आप गिना रहे हैं, इन व्यवहारिक कठिनाइयों का ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं होगा, वो व्यवहारिक कठिनाइयों से अवगत है। ये जो कमेटी है इन व्यवहारिक कठिनाइयों इस पर वो कह रहे हैं कि पूरा खाका तैयार करके ही हम लाएंगे। क्यों नहीं आप नवाचार का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं? आप हमेशा सवाल उठाते हैं, विपक्ष के नाते सुझाव भी दिया कीजिए कभी सरकार को, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप जागरूक विपक्ष हैं। मैं जवाब की अपेक्षा कर रहा हूँ कि हिंदी में करने के लिए हिंदी माध्यम वालों के लिए या हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए क्या कारण है कि ये हिंदी में लाया जा रहा है? हम तो स्वागत करते हैं हमेशा। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। उमेश जी जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी से उमेश जी। अनिमल सूरी साहब, एक्चुअल में आपने प्रश्न मुझसे करा था, मुझे लगता है कि आपको एंकर जी हेमंत जी के माध्यम से प्रश्न करते तो मुझे जवाब देने में आसानी होती, क्योंकि मैं संसदीय व्यवस्था में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। और अब मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि हेमंत जी ने कहा कि तुरंत जवाब दे दीजिए। दोनों विषय है जो दोनों चिंताएं आप कर रहे हैं ना, कि एक तो हिंदी भाषा को भी बढ़ावा देना चाहते, दो बात आपने करी है। मैं आपकी दोनों बात का जवाब एक ही शब्द में देता हूँ कि हाँ, हम इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ये नवाचार ला रहे हैं। एक मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं केंद्र में भी आपकी सरकार है, ये सुझाव पूरे देश में एक साथ लागू हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा मदद मिलेगी मध्य प्रदेश के छात्रों को भी, वो बाहर भी डॉक्टर बनकर जा सकेंगे।
हेमंत जी, मुझे लग रहा है कि एक गुलाब अगर विश्वास सारंग जी ने मध्य प्रदेश के आंगन में बोया है तो हो सकता है कि वो उपवन दिल्ली की केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महकेगा। एक अच्छी पहल है और इस पहल का मुझे लगता है कि स्वागत किया जाना चाहिए। कब आप केंद्र सरकार को कह रहे हैं, और अगर ये और भी अच्छा होता कि पहले केंद्र से ये चालू होता और फिर राज्यों तक पहुंचता तो बाहर हमारे स्टूडेंट्स को जाने में दिक्कत नहीं होती। सूरी साहब, आप कुछ कह रहे हैं, लास्ट टिप्पणी। स्वास्थ्य मंत्री थे 2018 में, एनसीआई रिजेक्ट कर चुकी है प्रपोजल को। जेपी नड्डा साहब उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो ये प्रपोजल लाए थे। ये कोई नवाचार नया नहीं है कि मध्य प्रदेश में पहली बार क्या 2 बार एनसीआई रिजेक्ट कर चुकी है, उसके बाद विश्वास सारंग जी ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये। लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है तो बुरा क्या है? सूरी साहब, स्वागत करना सीखिए, नई चीजों को अपनाइए। सवाल हर कोई उठा सकता है, लेकिन साथ मिलकर के सुझावों के साथ आगे बढ़िए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, मैं चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहता था और बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही थी मैं दोनों ही जवाबों से, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। उमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सूरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की ओर से नया प्रयास है, लेकिन उम्मीद सरकार से यह भी की जा रही कि इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार ध्यान देगी, और जो टीचर्स की कमी से लगातार पूरे देश में लोग जूझ रहे हैं, उनको लेकर के भी आगे कोई कार्यप्रणाली बना करके काम किया जाएगा। बेहद नई पहल है, कैसे आखिरकार लागू होगी यह भी देखना बाकी है।